आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण में वर्ण एवं मात्राएं। तो इसमें पहले हम लोग वर्ण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मात्राओं को पढ़ लेंगे। तो वर्ण वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हमारी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण कहलाती है। अब देखो ये कैसे होता है, ये मैं आपको एक उदाहरण की मदद से समझाता हूँ। मान लो हमने एक शब्द ले लिया कमल, तो अब मैं इस शब्द को जब बोलूंगा कमल, तो इस शब्द को बोलते समय मेरे मुंह से तीन अलग अलग ध्वनियां निकल रही हैं, जो कि है क की, म की और ल की। तो ये जो तीन ध्वनियां हैं यही हमारी वर्ण कहलाएंगी। ऐसे ही मैं एक और शब्द ले लेता हूं। मान लो मैं अपना नाम ले लेता हूं आकाश। तो देखो जब मैं अपना नाम आकाश बोल रहा हूं तो इसमें चार ध्वनियां निकल रही हैं। कई लोग ये कहेंगे इसमें तीन ध्वनि है, लेकिन असल में इसमें चार ध्वनियां निकल रही हैं। वो मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले हमारी जो पहली ध्वनि है वो है बड़े आ की, उसके बाद में दूसरी ध्वनि है का की, फिर तीसरी ध्वनि जो का में आ की मात्रा लगी है ना उसकी है, और चौथी ध्वनि हमारा जो शाह है वो है। तो इस तरीके से हमारे आकाश में चार ध्वनियां हो गई और इन चार ध्वनियों को हम वर्ण कहेंगे। तो ये तो हो गई वर्ण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। इसके बाद में हम लोग वर्ण के भेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं, जो कि है स्वर और व्यंजन। इसमें पहला है स्वर। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब ये है कि ऐसी ध्वनियां, मतलब ऐसे अक्षर जिनको कि जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारे मुंह से जो निकलने वाली बाहर वायु है, मतलब जो हवा है, वो बिना रुके हुए बाहर आती है, तो उनको हम कहते हैं स्वर। जैसे कि आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आपने देखा मैंने इतने सारे शब्द बोले, आप भी इन शब्दों को बोल के देखो और फिर ऐसा खुद से महसूस करो कि जब आप इन शब्दों को बोल रहे थे तो क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि आपकी जो आवाज है, मतलब आपकी आवाज के साथ में जो बाहर निकलने वाली हवा है, क्या वो कहीं पे अटक के या फिर रुक के आई है। अब ये जो स्वर है इसके भी प्रकार होते हैं। तो स्वर के हमारे दो प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो पहले हम इसमें हर्ष स्वर को पढ़ लेते हैं। इन्हें मूल स्वर तथा एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि इस स्वर को मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और जब कभी भी हम इन स्वरों को बोलते हैं तो इनको बोलने में सबसे ज्यादा कम समय लगता है। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, उ, री, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। इसके बाद में है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात दो मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर हमारे वो स्वर होते हैं जो कि हमारे हर्ष स्वर के मुकाबले ज्यादा समय ले बोलने में। जैसे कि बड़े आ और छोटा आ लेते हैं, तो छोटे आ को हम कैसे पढ़ते हैं आ, बड़े आ को कैसे पढ़ेंगे आ। तो जो बड़ा आ है उसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर, और जो छोटा आ है उसको बोलने में कम समय लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हर्ष स्वर। इसके बाद में है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ये है, इसमें ये कह रहा है कि ऐसे वर्ण यानी कि ऐसी ध्वनियां जो कि स्वरों की सहायता से बोली जाएं वो हमारी व्यंजन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मान लो मैंने अक्षर ले लिया, मतलब मैंने ध्वनि ले ली क। तो अब आप सुन रहे होगे कि जब हम का बोल रहे हैं तो का के अंत में कहीं ना कहीं हमें आ का स्वर आ रहा है, और आ हमारा क्या है, वो है स्वर। तो फिर ये जो हमारा का है ये हो जाएगा व्यंजन, क्योंकि का हमारी एक ऐसी ध्वनि है जिसके अंत में जो स्वर है उसकी ध्वनि निकल रही है। इसी तरीके से मान लो मैंने शब्द ले लिया बा, तो बा के अंत में भी आ की ध्वनि आ रही है, तो ये भी हो जाएगा एक व्यंजन।
तो उम्मीद है अब आप लोग को स्वर और व्यंजन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बाद में हम लोग मात्राओं को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मात्राएं, तो मात्राओं में पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मात्रा का काम क्या होता है। देखो, मात्रा क्या होती है कि अगर हमें किसी अक्षर की ध्वनि में किसी दूसरे अक्षर की ध्वनि को मिलाना है तो हम वहां पे मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कोई मात्रा है ई की, तो उस ई की मात्रा को अगर मैं किसी भी अक्षर के पीछे लगाता हूं तो उस अक्षर में मतलब उस अक्षर के अंत में ई की ध्वनि आएगी। जैसे कि मान लो मैंने का एक अक्षर ले लिया, अब मैं का के आखिरी में ई की मात्रा लगा रहा हूं तो जो ध्वनि आएगी वो हमारी का के अंत में ई की आएगी, जिससे कि जो हमारा अक्षर है वो का की बजाय की हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैंने एक और अक्षर ले लिया जो कि है माँ। अब मैं माँ पर आ की मात्रा लगाता हूं तो वो माँ पे आ की मात्रा माँ हो जाएगा, मतलब माँ के पीछे आ की ध्वनि आने लगेगी। और एक और चीज जो कि आपको मात्राएं लगाते वक्त ध्यान में रखनी है वो है ये कि अगर आप किसी अक्षर के बाद में या फिर अक्षर पर कोई मात्रा लगाते हो तो उस अक्षर को पढ़ते वक्त पहले उस अक्षर की ध्वनि निकलेगी और उसके बाद में उसकी मात्रा की ध्वनि निकलेगी। मान लो मैंने माँ पे ई की मात्रा लगा दी तो इसमें जो अक्षर था माँ, पहले उसकी ध्वनि आएगी, उसके बाद में जो ई की मात्रा है उसकी ध्वनि आएगी, मतलब हम इसको मी पढ़ेंगे। कभी भी इसे गलती से इम मत पढ़ देना। इम हम तब पढ़ेंगे अगर हम मात्रा की ध्वनि पहले बोल दें। इसे मतलब जब भी कहीं पर भी आपको मात्रा लगी दिख जाए तो उसमें पहले हम अक्षर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मात्रा को पढ़ेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।